पर्पस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का बेसिक पर्पस क्या है, क्या रीजन है कि हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया वहां पे दो फैक्टर्स लिखे हुए थे, स्ट्रेस को रिमूव करना और दूसरा आपका स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टीज को गेन करना। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताया गया कि हीट ट्रीटमेंट का बेसिक पर्पस क्या है। तो हम नंबर 1 देखिए, हीट ट्रीटमेंट कॉजेज रिलीफ ऑफ द इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग। तो जब भी हम क्या करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, ठीक है, फैब्रिकेशन करते वक्त या करने के दौरान कितनी प्रोसेस, कई तरह की प्रोसेस होती है। हम कोल्ड वर्किंग भी करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम वेल्डिंग भी करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, फोर्जिंग करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है किसके अंदर आ जाती है, फैब्रिकेशन के अंदर आती है। तो इन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होती है और इस स्ट्रेस को हमको रिमूव करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर रेंज के लोड को बियर कर सके। तो इसी तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं हीट ट्रीटमेंट, ताकि इंटरनल स्ट्रेसेस को हम रिमूव कर सके। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ जाती हैं, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मेटल्स की, ठीक है, मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए हमें किसी कास्टिंग की मशीनेबिलिटी बढ़ानी है, जैसे हमारे इंजन के ब्लॉक्स होते हैं, वहां पे हमें मशीनेबिलिटी की जरूरत होती है, पिस्टन सिलेंडर होते हैं, वहां पे हमें मशीनेबिलिटी की जरूरत होती है। अगर मशीनेबिलिटी नहीं होगी मटेरियल में तो वो कास्टिंग क्या होगी, हम उसमें मशीनिंग नहीं कर सकते। तो हमें पर्टिकुलर टाइप की अगर मशीनिंग करना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करना है। तो ऐसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मशीनेबिलिटी कास्टिंग की इंप्रूव करते हैं। फिर अगर मान लीजिए हमें ग्रेन साइज को चेंज करना है, मान लीजिए ग्रेन साइज आपके लार्जर ग्रेन साइज है, इसमें से हमको ग्रेन साइज को स्मॉल बनाना है और स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेन साइज चेंजेस के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। फर्दर सॉफ्टनिंग ऑफ द मेटल फॉर कोल्ड वर्किंग एज इन वायर ड्रॉइंग और कोल्ड रोलिंग। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी मेटल की या कास्टिंग की हमें क्या करना है, कोल्ड रोलिंग करना है, कोल्ड वर्किंग करना है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, वायर ड्रॉइंग में करते हैं, जब हमें वायर बनाना होता है, किसी मटेरियल का वायर बनाना होता है, तो हम उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं पहले, ताकि वो हम उसको रूम टेम्परेचर पर या कोल्ड कंडीशन में हम उसको ड्रॉ करके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो हमें इसके पहले क्या करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हीट ट्रीटमेंट का फंडा बेसिकली ये भी है कि अगर हमें किसी चीज पे कोल्ड वर्किंग करना है तो हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर हीट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो मटेरियल है वायर ड्रॉइंग के दौरान क्रैक हो जाएगा या फिर ब्रेक हो सकता है। नंबर 6, इंप्रूव द डक्टिलिटी एंड टफनेस, टफनेस को बढ़ाता है, डक्टिलिटी को इंप्रूव करता है। तो जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। नंबर 7, इंक्रीजेस वियर एंड हीट वियर एंड करोजन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे ये हीट रेजिस्टेंस भी इंप्रूव करता है। जैसे आपको बियरिंग्स बनानी है तो वहां पे हमें हीट रेजिस्टेंस बनाना है, उसको आपको टूल्स बनाने हैं, तो हीट रेजिस्टेंस कहाँ काम आएगा, हीट रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे काम आएगा, जहां पे हमें जैसे बियरिंग्स वाली जगह हो गई, ठीक है, जैसे आपके इंजन हो गए, है ना, फिर आपके पिस्टन रॉड हो गए या पिस्टन हो गए, तो इन सारी जगहों पे, इन सारे पार्ट्स में हमें हीट रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए। साथ ही साथ वियर रेजिस्टेंस मटेरियल भी चाहिए। तो वियर रेजिस्टेंस की बात करें, बेसिकली जहां पे टूल्स होते हैं उनमें हमें वियर रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस कहाँ चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पे हम फूड प्रोडक्ट्स या फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे हमें क्या चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए। तो ये सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं बाय द एप्लीकेशन और बाय द यूज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। नंबर 8, इंप्रूव द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाने हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाने हैं, या मैग्नेटाइज करना है उसको या डीमैग्नेटाइज करना है, तो ये हीट ट्रीटमेंट में इजिली किया जा सकता है। होमोजेनाइज द स्ट्रक्चर टू रिमूव द कोरिंग सेग्रेशन, मतलब कि अगर मटेरियल को हम होमोजेनाइज करना है, एक जैसा बनाना है, तो उसमें भी इसका हेल्पफुल होता है। और लास्ट है नंबर 10, स्पेरोडाइज टाइनी पार्टिकल्स सच एज दोज Fe3C इन द स्टील बाय डिफ्यूजन। तो स्पेरोडाइज किया जाता है, पार्टिकल्स को छोटे छोटे स्पेयर की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था आयरन कार्बाइड में ये सारी चीजें की जाती हैं। तो हमने आयरन कार्बन डायग्राम में ये सारी चीजें देखी थी वहां पे कि स्पेरोडाइजेशन में क्या चीज होती है। क्लियर। अब आ जाता है नेक्स्ट, प्रिंसिपल फंडामेंटल्स ऑफ द हीट ट्रीटमेंट। क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, हीट ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल है या क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के। तो स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 से, स्टील हीट ट्रीटमेंट आर मेड पॉसिबल बाय द यूटेक्टॉइड रिएक्शन इन द आयरन कार्बन सिस्टम। तो हमने देखा था कि जब हमारा आयरन कार्बन हमने डायग्राम पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर होता है उसी से सारी चीजें बनती है, परलाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट, ट्रूसाइट, ये सारे हमारे जो कांस्टेंट स्ट्रक्चर थे आपने देखे थे वो किससे बन रहे थे, ऑस्टेनाइट से डेवलप होकर के आ रहे थे। तो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है
यूटेक्टोइड रिएक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कह सकते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन है, जिसमें कि हमारा ऑस्टेनाइड को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और परलाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट, ट्रूसाइट, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, ऑल बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर स्टील इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑस्टेनाइड। तो जितने भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होंगे उसमें क्या होगा, या तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या डिकम्पोजिशन होगा, किसका, ऑस्टेनाइड का। जो ऑस्टेनाइड हमारा डेवलप होता है, हमने देखा था ऑस्टेनाइड डेवलप होता है ड्यूरिंग स्टडी ऑफ द आयरन कार्बन डायग्राम या आयरन कार्बन सिस्टम जो हमने पढ़ा था, तो ऑस्टेनाइड का ट्रांसफॉर्मेशन हमने उसमें बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डिकम्पोजिशन, उसी को कहा जाता है बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। फर्दर नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ, द नेचर एंड द अपीयरेंस ऑफ thus obtained transformation product develops a variety of useful physical and mechanical properties। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाता है। नेक्स्ट, कूलिंग रेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टेनाइट टू परलाइट और मार्टेनसाइट। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि कूलिंग रेट को हम चेंज करते हैं तो अलग अलग कूलिंग रेट पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग रेट का भी इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें हार्ड स्ट्रक्चर बनाना है या सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर हमें सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनाना है तो जैसे परलाइट सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, मार्टेनसाइट हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो वो कूलिंग रेट हम चेंज करेंगे। कूलिंग रेट फास्ट होगा तो आपका हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा, और कूलिंग रेट स्लो होगा तो आपका सॉफ्ट स्ट्रक्चर डेवलप होकर के आता है। नेक्स्ट देखिए, हीट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव ओनली विद सर्टेन एलॉयज, आयरन, कार्बन, एल्यूमिनियम, ब्रोंज। तो हीट ट्रीटमेंट जो है बेसिकली स्टील की हम ज्यादा बात करते हैं, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलॉयज हैं जिसमें कि ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है, बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन one element being soluble in another in a solid state in different amount under different circumstances। तो हमने वहां पे भी आयरन कार्बन डायग्राम में समझा था बेसिकली कि जितने भी हीट ट्रीटमेंट होते हैं या जितने आयरन कार्बन डायग्राम में ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे थे, वहां पे आपको इसी समझ में आई होगी कि एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल में कहीं लिक्विड में सॉल्युबल है, या एक मेटल दूसरे मेटल में सॉलिड स्टेट में सॉल्युबल है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ही क्या बताते हैं, हीट ट्रीटमेंट बताते हैं। तो आपका एक मेटल दूसरे मेटल में आपका सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, ठीक है, ये सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। ये सारी कंडीशंस क्या करती है, हीट ट्रीटमेंट को समझाती है, हीट ट्रीटमेंट के अंदर आती है। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, द थ्योरी ऑफ द हीट ट्रीटमेंट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट an alloy experiences a change in structure when heated above certain temperature and then undergoes again a change in structure when cooled at a room temperature। तो हीट ट्रीटमेंट में बेसिकली थ्योरी में ये समझाया गया है कि हम क्या करते हैं, एलॉय को जब हीट करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखने के बाद जब उसको कूल करते हैं तो पर्टिकुलरली उसमें कुछ चेंजेस आता है। तो बेसिकली यही है हीट ट्रीटमेंट, कि हमको हीटिंग करना है, कूलिंग करना है, ठीक है, साथ ही साथ उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना है। कितनी देर के लिए उसको मेंटेन करना है डिपेंड करता है कि क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं और किस रेट से कूलिंग करते हैं, तो उससे डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। स्लो कूलिंग मींस सॉफ्ट स्ट्रक्चर, हार्ड एंड फास्ट कूलिंग मींस हार्ड स्ट्रक्चर। तो ये हो गए हमारे बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल क्या होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर। फिर कुछ और लिखे हुए हैं यहाँ पे, कूलिंग रेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सॉफ्ट एंड हार्ड स्ट्रक्चर। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया, कूलिंग रेट से सॉफ्ट एंड हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो अगर स्लो कूलिंग करेंगे तब क्या होगा, सॉफ्ट स्ट्रक्चर डेवलप होगा। अगर हम क्या करेंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम फास्ट कूलिंग करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं, तो वहां पे स्ट्रक्चर कैसा डेवलप होता है, हार्ड, और अगर स्लो कूलिंग करते हैं तो वहां पे कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, सॉफ्ट। ये हमने आयरन कार्बन डायग्राम में भी बेसिकली समझा था। नेक्स्ट है फर्दर स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट की जब प्रोसेस की जाती है तो कितने स्टेज में वो होता है, कि बेसिकली 3 स्टेज में होता है। नंबर 1 देखिए, हीटिंग ऑफ द मेटल एंड एलॉय टू अ डेफिनेट टेम्परेचर। सबसे पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, मेटल या एलॉय को हीट करेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। फिर उसके बाद स्टेज नंबर 2 में देखिए हम क्या करेंगे, होल्डिंग और सोकिंग। होल्डिंग करना या सोकिंग करना मतलब उस टेम्परेचर पे बना के रखना मटेरियल को या एलॉय को या स्टील को या मेटल को फॉर सफिशिएंट पीरियड। कुछ समय के लिए हम उसको रखते हैं। ये कुछ सेकंड जो ये कुछ सेकंड से लेके कुछ घंटों तक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें टाइम ड्यूरेशन में चेंजेस आते हैं कि कितनी देर के लिए हम उस मटेरियल को पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखेंगे। उसी को कहा जाता है होल्डिंग और सोकिंग पीरियड, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें नेसेसरी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि ऑस्टेनाइजेशन हो जाता है उसमें, ठीक है। फर्दर
लास्ट स्टेज है नंबर 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कूलिंग करना चालू करेंगे। कूलिंग करेंगे, cooling at a rate necessary to obtain desired properties associated with the change in the nature, form, size and distribution of the micro constant structures such as ferrite, perlite and martensite। तो थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, हम उसको कूल करना चालू करेंगे और कूलिंग के दौरान उसमें क्या होगा, फेराइट, परलाइट, मार्टेंसाइट ये स्ट्रक्चर्स बन करके डेवलप आएंगे। तो बेसिकली हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जो स्टेजेस थी, 3 स्टेज में ये हो जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, 3 स्टेजेस में इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहली स्टेज में हम उसको हीट करेंगे, दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और तीसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, या तो स्लोली या फिर वेरी फास्ट, एट अ वेरी फास्ट रेट या रैपिड रेट्स।